नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 24 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के और 1 इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बायोसेंट्रिसिज्म से संबंधित, दूसरा माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन और तीसरा माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के बारे में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बायोसेंट्रिसिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आर्टिकल में 2 टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म और बायोसेंट्रिज्म। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म जो है ये फिलोसफी कहती है कि इस संसार में, यूनिवर्स में ह्यूमन बीइंग्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है और बाकी इन्वायरमेंट को, बाकी एनिमल्स को, पेड़ पौधों को, उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स को पूरा करने के लिए। यानी ह्यूमन बीइंग्स की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू फॉरेस्ट और एज कंपेरिजन टू अदर एनिमल्स। और दूसरी तरफ बायोसेंट्रिसिज्म की फिलोसफी ये कहती है सभी क्रिएचर्स की जो लाइफ है वो इक्वल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स की जो लाइफ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन टू एनिमल्स या फिर एज कंपेरिजन टू फॉरेस्ट। देखो, नेचर जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के बिना सर्वाइव कर सकती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स नेचर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन देखो, ह्यूमन बीइंग्स के लालच के कारण एनिमल्स की संख्या कम होती जा रही है, डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है। मतलब सोच जो है आज के समय में एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म है, ह्यूमन बीइंग्स सेंट्रिक है कि ह्यूमन बीइंग्स की जो आवश्यकताएं हैं वो सब कुछ हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का अभी एक जजमेंट आया है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जजमेंट देखो, एक बर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेके हैं। केस का नाम था M.K. रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिनकी संख्या ऑलरेडी हमारे देश में काफ़ी कम है, 200 के आसपास, इनकी डेथ्स हो जाती है पावर ट्रांसमिशन की लाइन से टकरा कर। बिजली ट्रांसमिट करने के लिए जो पावर लाइन्स होती है ना, उनसे टकरा के इन पक्षियों की डेथ हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देखो, जब तक कि इन केबल्स को अंडरग्राउंड नहीं कर दिया जाता है तब तक डाइवर्जन क्रिएट किया जाए ताकि इन पक्षियों की डेथ ना हो पावर ट्रांसमिशन लाइंस से टकरा के। ये तो सिर्फ कंटेक्स्ट है। हम बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। देखो, बस्टर्ड जो कि एक पक्षी है, इसकी इंडिया में 4 स्पीसीज मिलती हैं, मैक्वीन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन। हमारा फोकस इस आर्टिकल में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि देखो सबसे भारी पक्षियों में से एक है, 15 किलो तक का वजन हो सकता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का और 1 मीटर तक की हाइट हो सकती है। कलर्स आप देख लीजिए, सर पर एक काले रंग का ताज होता है और गर्दन में हल्का रंग होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ग्रासलैंड की फ्लैगशिप बर्ड स्पीसीज है और एक प्रकार से बैरोमीटर है हेल्दी ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। मतलब इनकी संख्या ज़्यादा होगी, इसका मतलब ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो हेल्दी है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मूल निवासी हैं और ज़्यादातर इनकी जो संख्या है वो राजस्थान और गुजरात तक सीमित है। वैसे कुछ जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी मिलते हैं। ज़्यादातर समय देखो ये ग्राउंड पर ही रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तभी ये उड़ान भरते हैं और मानसून सीजन में इनकी ब्रीडिंग होती है। फीमेल्स के द्वारा सिर्फ एक अंडा दिया जाता है ओपन ग्राउंड में, इस वजह से भी अंडे के नष्ट होने का खतरा रहता है। सामान्यतः ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के द्वारा अपने साइज से ऊंची जो घास है वो अवॉइड की जाती है। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से है क्रिटिकली इंडेंजर्ड साइट्स, जो कि एक कन्वेंशन है, उसके अपेंडिक्स 1 में आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये सारे थ्रेट्स हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइन से टकरा जाना, शिकार अभी भी इनका होता है, पाकिस्तान में होता है, इंडिया में तो बैन है पूरी तरह से। इरिगेशन एंड फार्मिंग टेक्नोलॉजी, माइनिंग, वाइंड टर्बाइंस एंड सोलर फार्म्स और एक्सोटिक ट्रीज या फिर सब्स, विदेशी जो घास उग जाती है डेजर्ट में, एफोरेस्टेशन के नाम पर काफ़ी बार उगा भी दी जाती है जिससे इनका हैबिटेशन ख़त्म हो जाता है। बट देखो, अब जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की वो पावर ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित है। देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पास फ्रंटल विजन नहीं होता, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो ये पक्षी हैं ये दूर से ट्रांसमिशन लाइंस को नहीं देख पाते।
ये जब बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं पावर ट्रांसमिशन लाइंस के, तब इन्हें एहसास होता है कि आगे कोई रुकावट है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि ये भारी पक्षी है ना, इसलिए शरीर को एकदम से मूव करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। छोटे जो पक्षी होते हैं वो मैनोवर कर लेते हैं, अगर एकदम से उनके सामने रुकावट भी आ जाए तो भी वो एकदम से ऊंची उड़ान ऊपर कर लेंगे, नीचे कर लेंगे, साइड कर लेंगे, लेकिन इनका भारी शरीर होता है, साइज भी ज़्यादा होता है, तो जब ये पावर ट्रांसमिशन लाइंस के बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं तो उनसे बच पाना इनके लिए मुश्किल होता है और करंट लग के इनकी डेथ हो जाती है। इसी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई है। राजस्थान और गुजरात गवर्नमेंट्स को आदेश दिया गया है कि आप डाइवर्जन क्रिएट कीजिए जब तक कि ये सारी जो लाइंस हैं इनको अंडरग्राउंड नहीं कर दिया जाता। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है कि देखो, एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म सोच के कारण एनिमल्स को कितना नुकसान पहुंचा है उसकी आप एक झलक देख लीजिए। आज से 50 साल पहले अफ्रीका में 4,50,000 लायंस थे, लेकिन अब हार्डली 20,000 लायंस बचे हैं अफ्रीका में। इसके बाद ओरेंगुटन्स की बात करें, अंधाधुंध मोनोकल्चर फार्मिंग की वजह से बोर्नियो और सुमात्रा के फॉरेस्ट से ओरेंगुटन्स का एक्सटेंशन हो चुका है, यानी ये ओरेंगुटन्स लुप्त हो चुके हैं। अब मोनोकल्चर फार्मिंग के बारे में तो आप जानते होंगे, स्पेसिफिक फील्ड में एक समय में एक ही क्रॉप को उगाया जाना। राइनोस की बात करें, राइनोस का अभी भी शिकार काफ़ी बड़े स्केल पे होता है, क्योंकि इनके हॉर्न से यानी सींग से मेडिसिनल वैल्यू निकलती है, तो इसलिए इनका शिकार किया जाता है। आप भी खबरें सुनते हो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में पोचर्स के बीच और फॉरेस्ट पर्सनल के बीच लड़ाई हुई, तो इस पोचिंग की वजह से राइनोस की संख्या भी अब धीरे धीरे कम हो रही है। लेमूर्स की बात करें, जब से देखो 2000 साल पहले मेडागास्कर में ह्यूमन बींग्स ने रहना स्टार्ट किया, तब से लेके अभी तक लेमूर्स की 15 से 20 जो प्रजातियां हैं वो लुप्त हो चुकी हैं। ये लेमूर्स हैं, इनकी 15 से 20 प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं पिछले 2000 सालों में। आयुष्मान के द्वारा जो लिस्ट कंपाइल की गई है उसके अनुसार अभी 37,400 प्रजातियों को इंडेंजर्ड स्पीसीज में डाला गया है, और लिस्ट जो है ये बढ़ती जा रही हैं। इनको खतरा है, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये प्रजातियां जो हैं वो जल्द ही लुप्त हो जाएंगी। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, जब देखो सरकार कम ध्यान दे रही है तो जुडिशरी ने कमान अपने हाथों में ली है। एक यूएस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का जिक्र किया जाता है। स्नेल डार्टर, ये छोटी सी मछली है, बहुत छोटी होती है, पिन के जितनी। 1973 में लिटिल टेनेसी रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाना था, टेलिको रिजर्वर प्रोजेक्ट। याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ केस स्टडी है, समझ लीजिए। तो देखो, किसी ने कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी कि ये अगर ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश होता है टेनेसी रिवर के ऊपर, टेलिको रिजर्वर प्रोजेक्ट, तो ये छोटी मछली जो है ये लुप्त हो जाएगी, इसलिए इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। तो धीरे धीरे करके मामला पहुंचा यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में, जैसे इंडिया में होता है। तो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, चूंकि ये स्नेल डार्टर जो मछली है ये नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड स्पीसीज में आती है, तो सरकार इस प्रोजेक्ट को लेके आगे नहीं बढ़ सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी, यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन देखो, यूएसए की कांग्रेस ने रिट्रोस्पेक्टिवली यानी पास्ट में जाकर भी इस मछली को प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट से हटा दिया। अब प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट से हटा दिया तो फिर यूएस की सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था वो नलीफाई हो गया। फिर सरकार इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ सकी और बाद में ये मछली लुप्त भी हो गई। तो एग्जाम्पल दिया जाता है इस वर्डिक्ट का, मतलब सुप्रीम कोर्ट का, यूएस की सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और उस समय काफ़ी डिबेट भी हुई थी। आपको याद होगा तो 1972 में इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेके स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जिसे जाना जाता है। यानी उस समय ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था। देखो, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे देशों ने प्रयास किया है कि संविधान में नेचर राइट्स को भी जगह दी जाए। जैसे सितंबर 2008 में इक्वाडोर वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बना जिसने संविधान में राइट्स ऑफ नेचर को रिकॉग्नाइज किया। बोलिविया ने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया और राइट्स ऑफ नेचर संबंधित कानून बनाए। नवंबर 2010 में पेंसिल्वेनिया की एक सिटी पीटर्सबर्ग ने पहली
फर्स्ट ऐसी म्यूनिसिपैलिटी बनी यूएस में जिसने राइट्स ऑफ नेचर को रिकॉग्नाइज किया। मतलब वैसे देखो विभिन्न देशों के संविधानों में नेचर के राइट्स का जिक्र नहीं है, हमारे देश के संविधान में भी नेचर के राइट्स का जिक्र नहीं है। हालांकि डीपीएसपी में ये बोला जरूर गया है कि विभिन्न सरकारें प्रयास करेंगी नेचर को प्रोटेक्ट करने में, लेकिन देखो संविधान में बेशक जिक्र ना हो, लेकिन जुडिशरी ने अब कमान अपने हाथ में ली है और जुडिशरी से उम्मीद की जाती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो ग्राउंड लेवल पर दिखना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि बात हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और सरकार के जो एक्शन है वो कुछ और ही इशारा करें। अगर सरकार ऐसा करती है तो जुडिशरी को फिर अपना डंडा चलाना होगा जैसे अभी चलाया गया है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। माइक्रो प्लास्टिक्स देखो होते प्लास्टिक्स ही हैं, लेकिन साइज इनका 5 mm से कम का होता है और माइक्रो प्लास्टिक की वजह से बहुत ज़्यादा मैरीन पोल्यूशन होता है। जैसे मछलियाँ हैं, मछलियाँ माइक्रो प्लास्टिक को कंज्यूम कर लेती हैं और जिसकी वजह से ना सिर्फ मछलियों की डेथ हो जाती है बल्कि ह्यूमन बींग्स जब इन मछलियों को खाते हैं तो ह्यूमन बींग्स के बॉडी में भी ये माइक्रो प्लास्टिक एंटर कर जाते हैं और काफ़ी तरह के डिजीज़ हो जाते हैं। अभी कंटेक्स्ट देखो ये है, एक एनजीओ है दिल्ली बेस्ड, इस एनजीओ के द्वारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स अलोंग रिवर गंगा नाम की एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गंगा रिवर में माइक्रोप्लास्टिक्स की जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। खास करके वाराणसी में, कानपुर में, इन शहरों में सबसे ज़्यादा है और उसके बाद नंबर आता है हरिद्वार का। गंगा रिवर में प्लास्टिक फिलामेंट्स, फाइबर्स, फ्रेगमेंट्स, इनकी देखो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग प्रेजेंस, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ये गंगा रिवर में मिले हैं। देखो जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं इनका इस्तेमाल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में होता है चमक के लिए। इसके अलावा दूसरे तरह के जो प्लास्टिक होते हैं वो टीयर और वियर की वजह से टूट फूट जाते हैं, तो उनसे भी माइक्रो प्लास्टिक निकलता रहता है। प्राइमरी लेवल पे इनका इस्तेमाल होता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, लेकिन जो बड़े प्लास्टिक हैं उनकी भी टूट फूट होती रहती है, उनसे माइक्रो प्लास्टिक रिलीज हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार देखो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग एक साल में 50,000 माइक्रो प्लास्टिक की जो पार्टिकल्स हैं वो कंज्यूम कर लेता है। सरकार ने प्रोग्राम्स तो काफ़ी चलाए हैं जैसे स्वच्छ भारत, नमामि गंगे, लेकिन ये प्रोग्राम्स अभी भी रिवर पोल्यूशन से छुटकारा दिलवा पाने में सफल नहीं साबित हुए हैं। गंगा को साफ करवाना ये तो प्रधानमंत्री मोदी का काफ़ी एम्बिशियस प्लान था, लेकिन अभी ये सफल नहीं हो सका है। 97 गंगा टाउन्स ऐसे हैं जहां पर ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे 750 मिलियन लीटर अनट्रीटेड जो सीवेज वाटर है वो रिलीज होता है। तो गंगा कितनी मैली हो जाती है इस डेटा से पता लगता है। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो ना सिर्फ गंगा रिवर बल्कि जो माइक्रो प्लास्टिक की प्रेजेंस है वो माउंट एवरेस्ट, आर्कटिक स्नो, आइसलैंडिक ग्लेशियर्स, फ्रेंच पिरीनीज और मेरियाना ट्रेंच, मतलब इन लोकेशंस पे भी माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिलता है। गुरदास अग्रवाल इनकी डेथ हो गई थी 2018 में। ये गंगा को साफ करने के समर्थन में आमरण अनशन कर रहे थे। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो रूल्स तो काफ़ी हैं जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जिसमें प्रोविजंस भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करना, वेस्ट सेग्रीगेशन, पैकेजिंग पे रिसाइकल का लेबल लगाना, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मटेरियल्स को रिकवर करना। लेकिन देखो दिक्कत ये है इन रूल्स का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, तभी ये हाल है। रिकमेंडेशंस ये दी जाती है कि नए लेजिस्लेशंस और पॉलिसीज़ लाई जाएं ताकि प्लास्टिक वेस्ट के सोर्स को रेगुलेट किया जा सके। पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट होने चाहिए। विभिन्न स्टेक होल्डर्स जैसे इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस मिल के काम करें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। प्लास्टिक के यूज संबंधित अवेयरनेस चलाई जाए लोगों में ताकि प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कम से कम हो। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, महात्मा गांधी ने देखो एक बार कहा था कि गंगा नदी भारतीय सभ्यता के कई दौर देख चुकी है, लेकिन देखो अभी जो करंट स्टेज है, करंट दौर है, करंट फेस है भारतीय सभ्यता का, इस फेस के दौरान गंगा नदी जितनी मैली हुई है उतनी कभी नहीं हुई।
इसलिए सरकार को अपनी इस सभ्यता को बचा के रखना ज़रूरी है और जो गंगा का पानी इस्तेमाल करते हैं उनकी सेहत का ध्यान रखना भी सरकार के लिए ज़रूरी है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि 31 जुलाई से पहले पहले हमारे देश में जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वर्कर्स हैं या फिर माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाए। देखो, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। वैसे तो देखो कोविड-19 की महामारी के कारण हर वर्ग पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स पर इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव पड़ा। हमने देखा जब महामारी आई, लॉकडाउन लगा, तो कैसे लाखों करोड़ों माइग्रेंट वर्कर्स बिना ट्रांसपोर्ट के पैदल ही अपने घरों की ओर निकल गए। देखो, वैसे तो सरकार बहुत सारी स्कीम्स चलाती है गरीब लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए, लेकिन बहुत से माइग्रेंट वर्कर्स ऐसे होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब काम करने के लिए जाते हैं तो दूसरे स्टेट में उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जिस वजह से वो वेलफेयर स्कीम्स का लाभ नहीं ले पाते। 2001 के सेंसस के अनुसार हमारे देश में टोटल माइग्रेंट वर्कर्स थे 31.5 करोड़, जबकि 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे देश में टोटल माइग्रेंट वर्कर्स हो गए 45.6 करोड़। हमारे देश में देखो टोटल जितने वर्कर्स हैं ना, 93% तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में साफ तौर पर यह रिकॉग्नाइज किया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये जो वर्कर्स काम करते हैं ये देश की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के अभाव में ये वेलफेयर स्कीम्स का लाभ नहीं उठा पाते। वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट्स बड़े बड़े दावे करती हैं कि हमने ये स्कीम्स चलाई, लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, जिस वजह से वो स्कीम्स का लाभ नहीं ले पाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये दिया है कि 31 जुलाई से पहले पहले इन 3 एक्ट्स के अंतर्गत 1979 का इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्करमैन एक्ट, 1996 का बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट और 2008 का अनऑर्गेनाइज सेक्टर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, इन 3 एक्ट्स के 31 जुलाई से पहले पहले देश के सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स और माइग्रेंट वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को यह भी आदेश दिया कि एडिशनल फूड ग्रेन एलोकेट किया जाए विभिन्न स्टेट्स को, ताकि विभिन्न स्टेट्स वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को इंप्लीमेंट कर सके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, देखो डॉक्यूमेंट्स के अभाव में बहुत से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स और माइग्रेंट वर्कर्स अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा पाते। जैसे आधार कार्ड नहीं बना, राशन कार्ड नहीं बना, तो ऑफिशियल साफ तौर पर मना कर देते हैं कि हम आपको स्कीम का लाभ नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक देखो डॉक्यूमेंट्स नहीं बन जाते हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है तब तक वर्कर के सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर उसको स्कीम का लाभ दिया जाए। इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का फायदा देखो ये होगा, सही मायने में हमारा देश वेलफेयर स्कीम्स को यूनिवर्सलाइज करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यानी जो एक्सक्लूजन है वर्कर्स का स्कीम का लाभ प्राप्त करने में, वो एक्सक्लूजन नहीं होगा, सभी वर्कर्स को स्कीम का लाभ मिल सकेगा और गरीबी खत्म करने की दिशा में भी ये जजमेंट जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। वैसे आज के समय में मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है विभिन्न सरकारों का इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट सोशलिस्ट एजेंडा में फिर से एक प्रकार से कॉन्फिडेंस कायम करती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की दौड़ में जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं वो पीछे नहीं छूटने चाहिए। आमतौर पर देखो माइग्रेंट वर्कर्स को ये सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन के समय। लेबर डिपार्टमेंट वर्कर्स को रजिस्टर करने में काफ़ी समय ले लेता है। क्योंकि काफ़ी बार देखो लेबर डिपार्टमेंट के पास भी स्टाफ की कमी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है और बहुत बार करप्शन की वजह से, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी की वजह से रजिस्ट्रेशन में डिले होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लेबर डिपार्टमेंट में ग्राउंड लेवल पे जो पर्सनल काम करते हैं वो मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को ठीक से पढ़ते नहीं हैं, अवेयर नहीं होते प्रोसीजर्स के बारे में, तो इस वजह से वो लौटा देते हैं माइग्रेंट वर्कर्स को कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। काफ़ी बार देखो ऐसा भी होता है वर्कर्स से उनकी एप्लीकेशंस ले ली जाती हैं लेकिन उनको पोर्टल में यानी डेटाबेस में अपलोड नहीं किया जाता है और वर्कर्स
2-3 बार तो चक्कर लगाते हैं। देखो बहुत मुश्किल होता है, मैं आपको बताऊं, जो लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, अब उनके लिए काम से छुट्टी लेके जाना लेबर डिपार्टमेंट में, अपने रजिस्ट्रेशन को चेक करना, उनकी पूरे दिन की जो सैलरी है, वेजेस हैं, वो चले जाते हैं। तो उनको भी लगता है कि सरकारी काम है, कुछ होता तो है नहीं, हमारी सुनवाई नहीं होती, तो 1-2 बार वो कोशिश करते हैं, अगर नहीं हो पाता तो वो छोड़ देते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि माइग्रेंट वर्कर्स में डिजिटल लिटरेसी नहीं होती। मतलब आजकल सरकार सब कुछ ऑनलाइन कर तो रही है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको ऑनलाइन प्रोसेस की जानकारी नहीं होती, कैसे करना है, तो इस वजह से भी वो वंचित रह जाते हैं रजिस्ट्रेशन से। और देखो एक ट्रेंड ये देखा गया है, मुस्लिम्स, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इन कम्युनिटीज़ के लोगों का ज़्यादा एक्सक्लूजन होता है। इसके बाद आर्टिकल में वे फॉरवर्ड की बात की जाती है, यानी कि सजेशंस दिए जाते हैं। सबसे पहला तो प्रोविज़न आप ये करो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड करो। हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए माइग्रेंट वर्कर्स का, बिना किसी देरी के। एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं, जैसे जिन 3 लॉज की हमने बात की, जिसके तहत माइग्रेंट वर्कर्स को रजिस्टर किया जा सकता है, इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो ये है, इस स्कीम को 31 जुलाई से पहले रोल आउट किया जाए। नेक्स्ट, लेबर डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स लाए जाएं। लेबर डिपार्टमेंट जो अभी भी काफ़ी इनएफिशिएंटली काम करता है, डेटाबेस डिजिटलाइज होने में दिखते हैं, स्टाफ की कमी है, करप्शन काफ़ी ज़्यादा है, रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है लेबर डिपार्टमेंट में। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है ना, सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, इनका लाभ सभी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट देश की डेवलपमेंट है। तो इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित, ये देश के वीक से वीक वर्ग को राहत पहुंचाने का काम करता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया।